चलिए आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को देखेंगे। इससे पहले वाला क्लास में गॉस थ्योरम हम लोग बात कर लिए थे। गॉस प्रमेय से जो प्रश्न पूछता है उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम महत्वपूर्ण है ना। तो हम जो गॉस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं उसमें पहला जो हेडिंग बनाए हैं, पहला जो एप्लीकेशन हम लिखे हैं, ये हमारे ख्याल से 2018 के बोर्ड एग्जाम में शायद संभवतः ये पूछ चुका है। 2018 का जो एग्जाम है उसमें ये आपसे पूछा है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम हेडिंग बनाए हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछा था कि कूलम्ब के नियम को आपको साबित करना है लेकिन गॉस थ्योरम का प्रयोग करते हुए। बात समझ रहे हो? तो हम लोग पहला एप्लीकेशन इसमें जो है हम लोग इसी को बनाते हैं और इसी का हम प्रयोग करके गॉस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग कूलम्ब्स लॉ को जो है डिराइव करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारे सामने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देख लीजिए। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोगों ने चार्ज क्यू लिया है और जो आप गॉस थ्योरम में देख रहे थे जो छोटा सा एक कोन टाइप का जो हम काटे थे वैसा ही टाइप का यहाँ पर सिस्टम हम काट लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा चार्ज था वो क्यू था और इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम जो है वो लगाए थे। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सरफेस लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस, ये वाला जो आपको दिख रहा होता है। इस सरफेस का एरिया ए है और चूंकि ये आपको दिख रहा होता है ये क्यू चार्ज है। अगर यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा चार्ज क्यू रखते हैं, स्मॉल क्यू रखते हैं, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी पर अगर हम लोग रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, चूंकि हम इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। और हमारा ये जो सरफेस है, इस सरफेस का भी अगर सरफेस का भी एरिया अगर लोगे तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो मोटा मोटी अगर इसमें आपसे हम पूछें सीधे तौर पे कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री होगा, चूंकि दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही है, माने एक ही डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है इसका जो एंगल होगा वो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब गॉस थ्योरम का प्रयोग करना है और इसको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज आपको दिख रहा होता है इसमें से हम एलिमेंट काटे, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो था गॉसियन सरफेस से क्लोज होता है। अगर आप चाहो तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, है ना। हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि इससे पहले भी जो बताए थे उसी में से हम छोटा सा काट लिए हैं। तो ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो ये जो अपना जो गॉस थ्योरम है इसी का जो भी प्रोसेस है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब कहोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों होगा? तो जब आप गॉसियन सरफेस ये पूरा लीजिएगा तो गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का जो इस बिंदु से जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा। तो जब इक्वल आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डिस्टेंस पर हमेशा इक्वल होगा, और इक्वल होगा इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट को हटाने के बाद क्या होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन एरिया तो हमको लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पर कॉस थीटा तो कॉस 0 कर लेते हैं, और इनक्लोज्ड चार्ज, तो इनक्लोज चार्ज के अंतर्गत तो यही आएगा। ये तो बाहर से हम रखे हैं ना, चार्ज बाहर से टेस्ट करने के लिए हम रखे हैं। तो आप क्या कीजिए, इनक्लोज चार्ज जो होता है, इनक्लोज चार्ज, उसमें क्यू का वैल्यू रखिए एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और एरिया लेना है। तो ध्यान से एरिया जब ले रहे हो तो हम अगर एक काम करते हैं, यहाँ पर गॉसियन सरफेस का थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि ऐसा करके कुछ होगा डायग्राम, ऐसा करके कुछ डायग्राम होगा। तो आप गौर से देखिए तो ये स्फेरिकल टाइप का है, एक स्फीयर टाइप का डायग्राम है। तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई, और डिस्टेंस जो ले रखे हैं वो r है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो है r। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर,
इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करना है। बोल दिया कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ का मतलब है कि कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ जो चार्ज हम रखे हैं, इसी चार्ज पर ये वाला चार्ज जो होगा वो फोर्स लगाएगा ना। तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स ओवर चार्ज होता है ना। तो यहां से बताइए फोर्स, ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू यहां पर दे रखा है, इसके जगह पर इसको उठा कर रख दे तो फोर्स निकल जाएगा ना। तो हम यहां पर उठा करके रखते हैं, तो देखिए फॉर्मूला में हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज, क्योंकि फोर्स इसी पर लग रहा है इसलिए हम छोटा वाला चार्ज लेंगे। और ये फॉर्मूला हो जाएगा Q, कैपिटल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और ये आर का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से फोर्स बराबर कितना हो गया, Q, और ये वाला Q इधर जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। क्या ये कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला आ गया? क्या ये कूलम्ब फोर्स है? ये कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, इसीलिए हमारा लास्ट में यहाँ पर जो है कूलम्ब फोर्स जो है वो डिराइव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हमसे जो प्रश्न पूछता है उसमें पहला एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन हम लोग यहाँ से सीख गए। इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम का दूसरे एप्लीकेशन पर। दूसरा एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर। देखिए एक लंबा वायर है या सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ा पतला होना चाहिए, सिलेंडर पूरा नहीं होना चाहिए। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको हम इनफाइनाइट लेंथ का बना दें, बहुत ज़्यादा लंबा अगर हम इसको बना दें और हमको बोले कि इसके चारों ओर कोई एक पॉइंट ले ले और वहाँ पर बोले बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो ये जो है गॉस थ्योरम के हिसाब से हम इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक फिगर ड्रॉ किया है, देखिए ध्यान से इसको। एक हम इस तरह का एक लाइन लिए हैं, इसको आप लाइन चार्ज भी बोल सकते हो, है ना। सिलिंड्रिकल बोला गया, इसका मतलब सिलेंडर के जैसा होगा लेकिन सिलेंडर नहीं होगा, ये लंबा होगा सिर्फ, ठीक है। हमको उसका लंबाई से मतलब है, मोटाई से मतलब नहीं है। अगर हम इसके ऊपर में कोई चार्ज रख दें, मान लेते लेट अस सपोज कि इसके ऊपर में हम लोगों ने प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो ऐसे तो अगर आपको हम बोले कि यहाँ से इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो चार्ज का मात्रा जो है वो सब पूरा का पूरा तो इस पर प्रभाव जो है बराबर मात्रा में नहीं डालेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके डेंसिटी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका डेंसिटी आपको दे रखा है कि इस लाइन पर जो चार्ज का डेंसिटी है वो है लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, क्योंकि रेखा जो चार्ज है, रेखीय जो आवेश घनत्व जो होता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप चारों ओर अगर घूमिएगा, एक वायर है इस पॉइंट पर बोला है, तो इसके चारों ओर अगर घूमिएगा तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो हमारा मूल काम होता है कि पहले एक गॉसियन सरफेस बना ले। गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो ये एक काल्पनिक सतह है जिसके अंदर उपस्थित चार्ज के माध्यम से हम इसके पॉइंट पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस का रोल सबसे अहम होता है। तो हम एक ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सतह या गॉसियन सरफेस, समझे। तो गॉसियन सरफेस अगर खींच दिए, इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल चार्ज आ गया। कहोगे क्यों? क्योंकि गॉस प्रमेय जो है, गॉस का थ्योरम जो है वो हमेशा अप्लाई होता है किस पर, जो चार्ज क्लोज है, अंदर पैक्ड चार्ज है, उसी पर अप्लाई होता है। तो हमको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ गया है। चलिए अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना तो गॉस थ्योरम का ही प्रयोग करके है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फिर एंगल देखेंगे। तो एक छोटा सा अगर एलिमेंट काट लो आप, एक एलिमेंट्री एरिया काट लो ऐसा,
तो आप सोचिए अगर ये हमारा एरिया है तो हमेशा इस पर जो एरियल वेक्टर जो होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और चूंकि हम लोगों ने इस लाइन के ऊपर में प्लस चार्ज लिया है, तो प्लस चार्ज जो लिया है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस सरफेस पर क्या होगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब ये भी इसके सरफेस पर जो है बाहर के डायरेक्शन में होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लिए, एरिया का हम लोग डायरेक्शन पता कर लिए, तो जाहिर सी बात है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री। अब हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं इसलिए डी ए इसको मानिएगा, इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर हमारे लिए एक टारगेट ये भी होना चाहिए कि इसमें इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, तो किधर इनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हम तो चार्ज का डेंसिटी पूरा कर लिए है ना, तो सिर्फ इसके अंदर यानी कि इसके अंदर जो चार्ज आएगा उसी चार्ज के माध्यम से हमको यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इतना दूरी का चार्ज अगर आपको निकालना होगा तो ये जो गॉसियन सरफेस है इस गॉसियन सरफेस के लंबाई के हिसाब से निकालिएगा आप। तो हम लोग यहां पर अगर एक सरफेस का जो पूरा लेंथ है उसके हिसाब से बात करें तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आएगा, सभी पॉइंट पर इक्वल आएगा। आप एक बात बताइए, अगर हम लोग चारों ओर एक साइड घूम ले तो क्या वो एक तरह से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वैसा टाइप का सिचुएशन बनेगा। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और इनक्लोज्ड चार्ज। तो इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, अभी वैसे ही रहने दो। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0 का 1 और टोटल एरिया क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, यही होता है ना। तो एल जो है लंबाई हम लोगों ने लिया है, इसका रेडियस जो है वो r है, तो इसका जो टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर एल हो जाएगा, सही है। अब इनक्लोज्ड चार्ज की बात कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो लैम्डा बराबर आप लोग चार्ज वाले चैप्टर में पढ़े थे टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, यानी अगर इस चार्ज को हम लोग क्यू मान ले, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, तो कैपिटल इनक्लोज्ड चार्ज यानी कि जो भी चार्ज होता है वो चार्ज टोटल और डिवाइड बाय लेंथ, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो यहां से बताइए इनक्लोज्ड चार्ज, इसको इनक्लोज्ड चार्ज बोल दो, यहां पर अलग मान लिए हैं तो वही रहना चाहिए यहां पर भी। तो इनक्लोज्ड चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो हम इसी वैल्यू को उठाकर रख देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। बताइए लेंथ से लेंथ कटेगा, लेंथ और लेंथ कट गया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये फार्मूला जो हमारे सामने आया है ये किसी लंबे तार के ऊपर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कारण उसके चारों ओर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला हो गया, बात समझे ना। तो ऐसा फार्मूला प्रूफ करने के लिए भी पूछता है और इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सहयोग करेगा। तो टोटल अगर देखा जाए कुल मिला करके तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ये जो है ये एप्लीकेशन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट ज्यादातर है, क्योंकि 10 बार अगर एग्जाम हुआ है तो उसमें 2-3 बार 3 बार 4 बार जो है जरूर इसको पूछा है, समझे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे एप्लीकेशन की ओर आते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अब तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तीसरा प्रयोग जो अपना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें 2 केस बनाए हैं, तीसरा के बाद चौथा पर जब आएंगे तो एक बार हम नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, दूसरा बार हम लोग कंडक्टिंग लेंगे। देखिए
ये दोनों में जो है कॉन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। हम चाहते हैं कि आज आप लोग ये कॉन्फ्यूजन पूर्ण रूप से दूर कर लीजिए कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, इसका इनफाइनाइट भी बोल दो या फिर बहुत चौड़ा अगर हो, तो उस केस में हमसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो पहले सीखते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, फिर सीखेंगे हम लोग कंडक्टिंग के लिए। तो समझिए एक ऐसा है कि हमारे पास एक चादर दे रखा है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग चादर है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो है इस प्रकार का जो है एक किताब है, ये जो है नॉन कंडक्टिंग रहा, मान लीजिए तो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसके बाहर किसी पॉइंट पर या इसके इस साइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब आप इसके ठीक बाहर अगर किसी पॉइंट पर चार्ज के कारण अगर फील्ड निकालते हो, तो चूंकि ये नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर में चार्ज का फ्लोएशन नहीं होता है। अगर आप इधर चार्ज रखोगे तो वो अपना इधर प्रभाव डालेगा, अगर इस साइड में रखिएगा तो इसका प्रभाव अपना इस साइड में होगा। तो ऐसा ही कुछ शीट है ना, तो दोनों साइड में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना दिखाएगा। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम कितना निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ऐसे है, इसका अगर आप एलिमेंट काटिएगा एक पॉइंट को लेकर के तो ये सिलेंडर कट के बाहर आएगा, ऐसा टाइप का सिलेंडर कट के बाहर आएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसके मिडिल साइड में यानी मिडिल साइड में जो अगर चार्ज रख दिए तो वहां भी होगा, बाहर अगर रख दिए तो बाहर भी होगा। तो अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकाले या इस साइड में अगर निकाले, तो दोनों साइड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मान लेते हैं E होगा और उसका डायरेक्शन इधर है। और अगर इस सरफेस को हम लोग मानते हैं कि ये सरफेस पर हमको निकालना है फील्ड, तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा यानी कि सरफेस एरिया जो होगा वो इधर होगा। सिमिलरली इस पर भी अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका भी सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया जो है एक दूसरे के समानांतर है ना। तो यहाँ पर अगर एंगल की बात किया जाए, यहाँ पर एंगल की बात किया जाए, तो दोनों साइड में क्या होगा, जीरो होगा। हम नॉन कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब एक और सरफेस हो सकता है, ये वाला सरफेस है ना। तो हम मान लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट काट लेते हैं, इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट। तो इस पर जो आपका एरिया जो आएगा वो तो सरफेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड ऐसा टाइप का निकालेगा। तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो जो कर्व है, कर्व वाला एरिया और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से निकल के आएगा वो तीन तरह से आए, 3 पॉइंट से आएगा। एक इसके वजह से, एक ये पूरा जो आपको दिख रहा होता है कर्व सरफेस इसकी वजह से, और तीसरा इसकी वजह से। तीनों को जोड़ दीजिए तो इसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के द्वारा हमारा जो गॉस थ्योरम यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब चार्ज चाहिए तो चार्ज आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर चार्ज के जगह पे आपको चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा। तो चूंकि अब जो है लंबाई छोड़ करके हम लोग सरफेस ले रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको हम लोग सिग्मा बोले थे, ध्यान होगा। तो हम लोग अब जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो टोटल यानी तीनों सरफेस के लिए, ये और ये सब सरफेस के लिए, कर्व सरफेस और दोनों फ्लैट ये जो दिख रहा होता है आपको इन सरफेस के लिए। तो गॉस थ्योरम ये होता है, लेकिन तीनों के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 बार फार्मूला को लिखना होगा,
है ना। हम अगर मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को 1 मानते हैं, इस वाले पोर्शन को 2 मानते हैं, इसको नाम कर्व ही रख देते हैं क्योंकि ये टोटल आ जाएगा, है ना। तो हम पहले 1 के लिए निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड DA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, क्योंकि दोनों साइड में जो है एरिया बराबर है तो यहाँ पर भी कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, ये दूसरा के लिए है क्लोज इंटीग्रेशन फॉर कर्व सरफेस, इसके लिए भी लिखोगे तो DA cos 90 डिग्री, क्योंकि इसमें 90 डिग्री आया था, और टोटल इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। तो अब गौर से देखिए, तो ये तो हो जाएगा क्या चीज 0, टोटल ये खत्म हो गया, यानी कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, इसके और इसकी वजह से आएगा, और इसका 0 है, ये भी 0, ये दोनों बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये बाहर टोटल क्लोज इंटीग्रेशन DA इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टोटल एरिया है, हमको ये टोटल एरिया चाहिए, तो समझिए बात को, एरिया का हमें आता पता नहीं है, ये वाला का पोर्शन, ये वाला का एरिया कैसे निकाले। तो हम क्या करते हैं, सीधे तौर पर एरिया का वैल्यू जो टोटल होता है उसको हम लोग A ही मान लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमको इनक्लोज चार्ज चाहिए, तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर आप निकालोगे तो चूंकि ध्यान होगा, हम लोग जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय क्या चीज एरिया, तो यहां से इनक्लोज चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अपना यहां से जो वैल्यू रखाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एरिया को हम लोग A मान लेते हैं, और इनक्लोज्ड चार्ज के जगह पर ये वाला वैल्यू उठा करके रख देते हैं, तो सिग्मा इंटू A डिवाइड बाई, यहां पर देख लीजिए फॉर्मूला में ही है एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 एरिया से एरिया कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के कारण आया है, समझे बात को। तो हम लोग इस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं, तो 2 नंबर का प्रश्न चूंकि पूछता है तो 2 नंबर आपको इसको अगर प्रूफ कर देते हो ढंग से तो आपको मिल जाता है, यहां तक फॉर्मूला को अगर आप साबित कर देते हो तो। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इस बार भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो ऐसा टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है, कंफ्यूजन टाइप का कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वाला में सब जो है थोड़ा सा ही अंतर है, इसी वजह से गड़बड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या चीज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व है। बात समझ में आया। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार कंडक्टर के लिए क्या होगा, ये तो नॉन कंडक्टर के लिए हो गया, एक बार कंडक्टर के लिए क्या होता है हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसी में हमारा यही जो है चौथा खाली हेडिंग बना दिए है, हम इसी में आपको समझा देते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर नॉन कंडक्टर के जगह पर अगर कंडक्टर हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर वाले पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा बात को, जब हम लोग ऐसा शीट लिए थे और ये अगर नॉन कंडक्टर था, अगर एक साइड में अगर आप चार्ज रखिएगा तो दूसरा साइड में चार्ज नहीं जाएगा, है ना, यानी कि चार्ज एक साइड में रखें तो एक ही साइड में रहेगा, दूसरा साइड में चार्ज जो है अपने आप नहीं जाएगा, है ना। तो इस वजह से जब हम लोग निकालते थे तो क्यों जो इनक्लोज्ड चार्ज जो होता था, जो अंदर में जो जमा चार्ज होगा, वो चार्ज का वैल्यू हम लोग स्पष्ट तौर पर एक ये सिग्मा के माध्यम से निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये अब कंडक्टर हो गया तो देखिए इसको प्रूफ करने का 2 तरीका होता है। एक जो है एक ही साइड आप लो, ये जो सिलेंडर काटे वो एक ही साइड काटो, और अगर चाहो कोई कहे कि क्या दोनों साइड काट के नहीं बना सकते तो बिल्कुल बना सकते हैं, आपका मर्जी, है ना। तो इसमें क्या करना है समझिएगा बात को, हम इसी से लेकर के बना देते हैं, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। हम क्या करते हैं
इधर चार्ज रखते हैं तो इधर भी चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो इधर चार्ज और इधर चार्ज दोनों साइड में चार्ज आ गया। तो एक बार जो इनक्लोज चार्ज हम लोग एक ही बार लेते थे ना, सिग्मा इंटू ए, अब चार्ज जो है 2 टाइम हो जाएगा, यानी सिग्मा इंटू ए जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। यहां क्या था, इससे पहले नन कंडक्टर था, तो नन कंडक्टर जब था तो चार्ज अगर आप रखे तो वही चार्ज अपना प्रभाव इधर उधर डाल रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो होगा ये दोनों मिलेगा, यानी कि दोनों जो है अलग अलग काम करेगा। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि सिमिलर प्रोसेस चलेगा। या ऐसे समझ लीजिए, उधर जो डाल रहा था वो बीच में जो उपस्थित चार्ज था उसकी वजह से डाल रहा था, है ना, बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसी की वजह से उधर जा रहा था। लेकिन अगर आप कंडक्टर लेते हो, अगर एक पोर्शन से अगर इधर से बात करते हो तो जरा सोच के देखिए, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अंदर जो होता है इंटरनल पार्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आता है वो 0 आता है। तो यहां पर हम लोग सारा बात सेम रखेंगे, उसी तरीका से 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 और ये वाला 3 पॉइंट, और इसी तरह से गॉस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। हमारा यही फॉर्मूला आएगा, सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज जो है वो बदल जाएगा। देखिए, चूंकि हम लोग जब सरफेस की बात करते हैं तो एक साइड में जो चार्ज आएगा वो सिग्मा आएगा, सिग्मा इंटू ए आएगा, तो दूसरे साइड में भी सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जो होगा, टोटल जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा ये बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। अब यही इनक्लोज चार्ज यहां पर आपको बैठा देना है, टोटल की बात करेंगे, अब ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम यहां से जब बैठा देंगे तो ये 2 इंटू ए, और ये एरिया तो ए ही रहेगा, ए टोटल एरिया को ए मान लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सिग्मा इंटू एरिया बट्टा में एप्सिलॉन 0। अब एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0। जब कंडक्टर लिए हैं तो कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है वो आया है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0, और जब नॉन कंडक्टर लिए थे तो इसका आया था सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। बस दोनों में फर्क यही है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा हम इसलिए लिए क्योंकि ये कंडक्टर है, दोनों साइड में चार्ज रिसाइड करेगा, रहेगा, और नॉन कंडक्टर लेते हैं तो दोनों साइड में चार्ज नहीं रहता है, समझे ना। इसी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो जो आप निकाले थे इसी मेथड से निकाले थे, लेकिन चार्ज हम एक ही वैल्यू लिए थे, 2 वैल्यू नहीं लिए थे। बात समझ गए ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग चौथा जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम को अगर इस तरह से प्रूफ कर दें, ज्यादा कुछ नहीं, एक तैयार किए हो तो दूसरा तैयार करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बढ़िया से तैयार कर लो तो समझिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, खासकर ये प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न है, समझिएगा बात को। ये प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न जो है इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो हल हो जाएगा 100%, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। चलिए अब 5वां एप्लीकेशन पर हम लोग आते हैं। चलिए तो अब जो है 5वां एप्लीकेशन जो होगा उसमें हम हेडिंग बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक गोला के कारण, स्फीयर जो होता है ना उसकी वजह से। तो गोला 2 तरह का हो सकता है। पहली बात तो हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, यानी कि जो चालक गोला होगा उसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद छठा एप्लीकेशन में आएंगे तो हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेंगे। तो आप इसको बारीकी से समझिएगा, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। एक हम गोला लेते हैं, ये गोला भी 2 तरह का होगा, अगर कंडक्टर है तो भी 2 तरह का होगा, यानी कि एक तो खोखला होगा यानी इसके बीच में कुछ नहीं होगा, और दूसरा जो होगा वो सॉलिड होगा यानी कि बीच में मटेरियल भरा होगा। तो जब हम लोग सॉलिड या फिर हॉलो, खोखला या सॉलिड, दोनों में से किसी भी प्रकार का गोला लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, या तो बाहर निकाले, सरफेस पर निकाले या अंदर निकाले, तो ध्यान रखिएगा दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, यानी कि हॉलो के लिए भी सेम आएगा और जो हमारा सॉलिड होगा उसके लिए भी सेम आएगा। खोखला और जो ठोस गोला होगा दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा सेम आएगा। जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वही एप्लीकेबल होगा दोनों के लिए, तो इसीलिए हम हेडिंग में दोनों को मेंशन कर दिए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये जो गोला है
तो इस गोला की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड गोला से बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए गोला के ऊपर में हम लोगों ने चार्ज जो रखा है, इस चार्ज का वैल्यू है Q, ये दे रखा है आपको। अब इसके ठीक बाहर वाले कोई पॉइंट को लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट लिए और इस पॉइंट पर या थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, है ना, ताकि हमको फिगर बनाने में हो। यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट पर हमको बोल रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इस पॉइंट का कितना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है स्मॉल r दे रखा है, इसका रेडियस जो है गोला का कैपिटल R दे रखा है। अब इस पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस बना देना है। क्यों बनाना है, बात समझ में आ रहा है। गॉसियन सरफेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि गॉस का प्रमेय सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, नहीं है तो ये काल्पनिक सतह जो है हमको बनाना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या चीज है, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया काट लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए एलिमेंट्री एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ये एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन होगा। और चूंकि इस पर जो रखा हुआ चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा और बाहर की ओर होगा। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पर अगर एंगल की बात किया जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल हो रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम का अप्लीकेशन करेंगे और सबसे पहले बाहर वाला जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी नाम कुछ आप रख लीजिए P, इसको O मान लेते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो अपना पहला जो यानी कि पहला जो केस होगा उसमें हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेकिन स्फीयर से बाहर, यानी कि हमारा R जो है ये कैपिटल R है, कैपिटल R से बड़ा है, यानी स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। तो हम पहले गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कीजिए और यहाँ पर निकालिए। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। तो समझिए बात को, अगर आप इसके चारों ओर घूम जाते हैं तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गॉसियन सरफेस पर निकालिएगा तो बराबर आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन एरिया और डॉट को जब हटाएंगे तो ये कॉस आएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा और इनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया कितना हो जाएगा, चूंकि ये स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है क्या, हम लोग टोटल ये स्फीयर ले लेंगे और इस स्फीयर का यानी गॉसियन सरफेस से बना हुआ जो स्फीयर है उसका रेडियस है r, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो यही है, टोटल चार्ज आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसको उधर फेंकोगे तो ये हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r का स्क्वायर। और याद कीजिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला आया था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हम लोग जब किसी स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये स्फीयर अपने आप पॉइंट बन जाता है, पॉइंट चार्ज बन जाता है, बात समझे। इसीलिए इसके द्वारा जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस स्फीयर के द्वारा बाहर में, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू यही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन हम जो यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं आउटसाइड द स्फीयर, अब इसी को हम थोड़ा सा अलग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड नहीं लेकर के हम लोग अब लेते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो जाहिर सी बात है, सॉरी इनसाइड नहीं, पहले सरफेस पर ले लेते हैं फिर हम लोग इनसाइड पर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस
ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सबसे पहले सरफेस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो समझिएगा बात को, जब हम लोग इसके सरफेस पर लाएंगे तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। निकालोगे वैसे भी तो इस पर क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट्री माने एक छोटा सा जो है हम लोग गॉसियन सरफेस एकदम सटा करके खींचेंगे, जो अप्रोक्सीमेट तकरीबन क्या होगा, अगर एकदम थोड़ा सा बाहर निकले तो ये जो रेडियस होगा हल्का ही बहुत कम बड़ा होगा, यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस आपस में लगभग में क्या होंगे, इक्विवेलेंट। और अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, यानी कि वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस आर के जगह पर ये कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये ऑन सरफेस की बात हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर के सरफेस पर अगर आप निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट बना दे इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर बात करें इसका मतलब ये आर जो है स्मॉल वाला जो आर है ये छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। माने कि इस वाले पॉइंट को उठा करके अंदर ले आइए, इस स्फीयर के अंदर ले आइए। तो जब अंदर ले आओगे तो ध्यान रखिएगा, चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो तो जीरो, क्योंकि इसको सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे, चार्ज इसको दो सब सरफेस पर फेंक देगा, फिर चार्ज दो सरफेस पर फेंक देगा। माने कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर याद रखिएगा चार्ज हमेशा सरफेस पर रिसाइड करता है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 1D ग्राफ जनरेटर जब पढ़िएगा तो वहां पर ये काम आएगा पॉइंट। किसी कंडक्टर के अंदर में अगर आप चार्ज रखते हो तो चार्ज हमेशा सरफेस पर जाकर के जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अंदर जो चार्ज बचेगा वो क्या होगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो अंदर चार्ज अगर जीरो हो गया, अगर हम इस फॉर्मूला को ले भी तो हमारा जब चार्ज ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी जो बात की है 5वां एप्लीकेशन में, जिसमें 3 पॉइंट लिए हैं। पहली बात तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले हैं सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो स्फीयर की वजह से। एक बार में बाहर के पॉइंट पर, चाहे आप हॉलो लो चाहे आप सॉलिड स्फीयर लो, दोनों के लिए जो वैल्यू आएगा वो सिमिलर आएगा। फिर सरफेस पर निकाले, फिर अंदर निकाले, तो सरफेस पर क्या होगा उसके लिए फार्मूला, अंदर क्या होगा उसके लिए फार्मूला। तीनों फार्मूला आपको याद रखने हैं और ये भी याद रखने हैं कि किसका हम निकाले, कंडक्टर के लिए निकाले हैं। अब हम लोग नॉन कंडक्टर की बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब नॉन कंडक्टर के लिए, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए कुछ बात सिमिलर है, कुछ बात जो है अलग होगा। हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो जब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो तो चाहे सॉलिड लो चाहे हॉलो लो, आउटसाइड में जो आएगा स्फीयर के बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वही आएगा जो कंडक्टर का आया था। क्या आया था कंडक्टर का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर आर का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर था है ना, स्मॉल आर का स्क्वायर। चूंकि हमारा स्मॉल आर जो था वो बड़ा था किससे, कैपिटल आर से। तो जब आप सॉलिड या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो तो उसके आउटसाइड यानी कि बाहर वाले पोजीशन पर जब आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो उसके लिए वही फॉर्मूला होगा जो कंडक्टर के लिए था। कंडक्टर के लिए जो हम लोग लाए थे वही नॉन कंडक्टर के लिए भी होगा। सिमिलरली ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर के सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो भी वैसे ही आएगा जैसे कंडक्टर का आया था। याद रखिएगा, दोनों के लिए, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों के लिए ये रूल लागू होने वाला है। तो जब हम लोग R को कैपिटल R के बराबर कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो अभी जो आप देखे हो उसमें ध्यान से थोड़ा सा इसको एनालाइज करो। जब हम लोग कंडक्टर ले या नॉन कंडक्टर ले, सॉलिड स्फीयर ले चाहे हॉलो स्फीयर ले, आउटसाइड और ऑन द सरफेस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों ही
चालक और अचालक दोनों ही सिस्टम पर क्या हो गया, बराबर आया, यानी कि इधर भी वही आया, इधर भी वही आया। आप देख लो प्रूफ करके, वैसा ही आएगा। सिमिलरली वैसे ही हम लोग बात करते हैं। तो दो ही केस मिला है, एक आउटसाइड द स्फीयर और एक ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इंटरनली आते हैं, इंटरनली पॉइंट पे, समझे बात को। तो अंदर वाला पॉइंट पे क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अंदर वाला पॉइंट पर हम दो केस बनाते हैं, समझे, और उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रहा कि अगर इंटरनल पॉइंट पर हम आएंगे तो चूंकि हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड और हॉलो दोनों की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, जब ये स्फीयर खोखला होगा, हॉलो होगा, हम लोग अभी जो बात करें तीसरा में जो होगा वो है इनसाइड द स्फीयर के अंदर की बात करते हैं। तो जब ये खोखला होगा तो अब इसमें दो केस बनाते हैं। केस 1 यानी फॉर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि खोखला नॉन कंडक्टिंग जब स्फीयर हो तो अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा ना ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग दो मामले में बढ़िया से सीख चुके हैं। अब तीसरा मामला में आते हैं कि इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। तो सॉलिड और हॉलो दोनों हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला केस में हम लोग हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चूंकि अंदर जो है खोखला है तो अंदर चार्ज तो जमा ही नहीं होगा, तो अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा जीरो। लेकिन अगर ये सॉलिड हो और नॉन कंडक्टर हो, ध्यान रखिएगा, सॉलिड हो और नॉन कंडक्टर हो, तो नॉन कंडक्टर में चार्ज तो सब सरफेस पर नहीं जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे रखे तो यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पे रखे तो यहीं पर आ जाएगा, है ना। तो उस केस में इनसाइड चार्ज जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो वो चार्ज हम लोग निकालते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पर आते हैं। तो केस नंबर 2, केस 2 में जो है वो है फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारा ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तब क्या होगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाय गॉस थ्योरम, फिर से गॉस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो देखिए गॉस थ्योरम तो तभी लगा सकते हो ना जब हमारा कोई पॉइंट कहीं दिया रहे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट दिया है, आपको इस पॉइंट पर बोल रहा है, ये डिस्टेंस r स्मॉल r दे रखा है, और इस पॉइंट पर बोल रहा है कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करो, इसको लेकर के घुमा दो और एक गॉसियन सरफेस बना दो। ऐसा एक गॉसियन सरफेस आप बना दीजिए। अब हमारा जो गॉसियन सरफेस ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा उसी चार्ज के लिए हमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग पहले जैसा जनरल तरीका से टोटल चार्ज नहीं लेंगे, टोटल चार्ज इस पर कितना है क्यू, ये तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज होगा इनक्लोज्ड चार्ज वो अब न कहलाएगा। तो हम इसके अंदर यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड चार्ज पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर गॉस थ्योरम लगा लेते हैं। एक छोटा सा साइड में हम लोग इनक्लोज चार्ज निकाल लेते हैं। तो देखिए इनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकालिएगा, तो एक ही नियम लगा दो। एक ही नियम कैसे लगाते हो, तो टोटल गोला में चार्ज आया क्यू, हम यहाँ पर पहले हम यहाँ पर निकाल के आपको समझा देते हैं। देखिए टोटल गोला जो है उसमें चार्ज कितना है क्यू, यानी कि अगर गोला का वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर का क्यू, वॉल्यूम में जो टोटल इनक्लोज्ड माने टोटल जो चार्ज था वो चार्ज का वैल्यू कितना है क्यू, चार्ज का वैल्यू क्यू। इसीलिए एक में कितना हो जाएगा चार्ज, कैपिटल क्यू बट्टा 4/3 पाई आर का क्यू, ये हो जाएगा।
इसीलिए अब इसमें कितना होगा, तो ये तो छोटा गोला है, तो छोटा गोला का रेडियस r है, तो इसीलिए 4/3 पाई r का क्यू में जो हमारा टोटल इनक्लोज चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q/4/3 पाई r का क्यू इंटू 4/3 पाई r का क्यू। तो बताइए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये जो हमको चार्ज आया Q और ये r का क्यू बट्टा कैपिटल R का क्यू, कैपिटल Q R का क्यू डिवाइड बाई कैपिटल R का क्यू, ये जो फॉर्मूला आया यही तो हमारा इनक्लोज्ड चार्ज हो गया। तो ध्यान रखिएगा इनक्लोज्ड चार्ज जो है वो कितना आया है, कैपिटल Q R का पावर 3 और ये हो गया आपका R का पावर 3। तो हमारा ये इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू हो गया, इनक्लोज्ड चार्ज इतना हो गया। अब हम लोग गॉस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि हमको इनक्लोज्ड चार्ज यानी बंद चार्ज का थोड़ा सा झंझट था, वो हमें पता नहीं था। अब हम लगा सकते हैं आराम से। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0। तो समझिए बात को, यहां पर भी वैसा ही छोटा सा एलिमेंट काटो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, और एरिया वेक्टर जो होगा छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ये भी इधर ही डायरेक्शन देगा। तो जब हमारा ये भी इधर है तो एंगल का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन कीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा ना चारों ओर, है ना। तो यहां से क्लोज इंटीग्रेशन DA cos 0 डिग्री बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज यहां से उठा कर रखिए, तो ये आया है Q R का पावर 3 कैपिटल R का पावर 3 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 पहले से ही फॉर्मूला में पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू cos 0 का वैल्यू कितना 1, और टोटल एरिया, इसका एरिया ये जो है गॉसियन सरफेस इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल इधर है Q R का पावर 3 स्मॉल r का पावर एप्सिलॉन 0 R का पावर 3 कैपिटल R का पावर, ये 2 R जो होगा इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये उधर जाएगा पलट करके Q इंटू स्मॉल r, एगो इसमें से बच जाएगा और बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये r का पावर 3। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, लेकिन ये अंदर की बात है, इंटरनल पार्ट में है, ये अंदर में है, समझ गए ना। तो पूरा जो कहानी आप लोग अभी तक पढ़े हो स्फीयर के बारे में, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इंटरनल पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र, उसके लिए फॉर्मूला एक आपको अलग आता है, बाकी सब आप देख लीजिएगा तो एक जैसा ही है ना। जैसे पहले में देखे थे वैसा ही दूसरा वाला में भी देखे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में अलग है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब पूछता है कि बताइए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। लेकिन जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर स्फीयर में अगर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं होगा। सॉलिड ध्यान रखिएगा, हॉलो में इसमें भी 0 होगा, लेकिन सॉलिड होगा तो उस समय 0 नहीं होगा। उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। अगर इसी फॉर्मूला को कोई कहे तो थोड़ा सा अरेंज करके इसको हम लोग इसके रूप में भी लिख सकते हैं, रो ये तो R रहेगा ही बट्टा 3 इंटू एप्सिलॉन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो जो होता है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माने क्या, ऊपर में टोटल चार्ज और बट्टा में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो इसका आएगा, टोटल का जो वॉल्यूम आएगा इसका, ये पूरा का जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा 4/3 पाई r का क्यू। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप उठा करके यहाँ पे रखोगे, रो के जगह पे रखोगे, तो फिर ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। तो इसके फॉर्म में भी याद रखो, क्योंकि कई बार क्या किया है कि ये भी उठा करके रख दिया ऑब्जेक्टिव में, है ना। सब खोज रहा है कि पढ़े ये थे लेकिन पूछ ये दिया। तो हमारा रो का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखिएगा तो आ जाता है, कन्वर्जन करके सिर्फ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला रख दिया है। तो इस हिसाब से जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का जो पहला पार्ट है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए हमारा जो एनसीईआरटी है उसका पहला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका अब हम लोग न्यूमेरिकल सिर्फ देखेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है जो लग रहेगा कि मैंने थोड़ा सा है कि इसमें क्वेश्चन बनाने में परेशानी क्रिएट करेगा, तो हम उस प्रश्न को लेकर के आएंगे अगले क्लास में।
आज ये पूरा खत्म हो गया। जब न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जब हम लोग बना लेंगे, पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल टोटल आप लोग बना लीजिएगा। अगले दिन हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगले सप्ताह से हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, यानी कि पोटेंशियल, विद्युत विभव, और उसके बाद कैपेसिटर। तो दो चीज जो है हम लोगों को और पढ़ना बाकी रह गया है, इतना तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा ये जो है आज का जो क्लास है इसमें ज़्यादा कुछ हम बता दिए हैं, तो एक एक करके ही आप इसको बढ़िया से देख लेना, और फिर जो है इसका PDF तो आपको व्हाट्सएप पर जो है वो मिल जाएगा। चलिए आज का कहानी यही समाप्त करते हैं। ये चैप्टर का हो गया द एंड, यानी कि एनसीईआरटी का पहला जो है वो चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको इसका न्यूमेरिकल बनाना है। सारे लोग न्यूमेरिकल बना के रखेंगे, फिर अगले क्लास में हम जो है इसका न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, इस एनसीईआरटी का। चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।